हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूरोप कंटिनेंट को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जो है मैप रखा हुआ है आप लोग के सामने। हम लोग यूरोप कंटिनेंट को बिल्कुल मैप से देखेंगे और मैप से पढ़ने से हमें लगभग चीज़ें जो होती हैं वो अस्थायी रूप से याद हो जाती हैं, इसलिए हम मैप का प्रयोग कर रहे हैं। ये मैप अगर हम अपनी कॉपी में देखें तो हमने कॉपी में कुछ इस तरह करके बनाया हुआ है, क्योंकि जैसे कि अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है तो हमें मैप के द्वारा ही देखना पढ़ना अच्छा रहेगा। तो ये हमारे कॉपी का मैप है। कॉपी में मैंने इस तरह बना के पढ़ा हुआ था, तो लेकिन हम मैप से आप लोग को इस तरह इसलिए पढ़ा रहे हैं मैप में, क्योंकि मैप्स में जब आप लोग भर के पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी। तो अगर बात करें कि ये जो है यूरोप कंटिनेंट का फिगर है, तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि इसमें कौन से देश आते हैं, कितने देश हैं। तो जैसे कि पहले आप जब संक्षिप्त रूप से जब सभी देशों को जान जाएंगे, तब जब हम कुछ नदियाँ या फिर कुछ भी चीज़ें, उद्योग धंधा, कारखाने वगैरह जब बताएंगे तो वो आसानी से लर्न हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो यूरोप कंटिनेंट है, तो ये जो है यूरोप का अगर बात करें तो ये कंट्री जो है पॉलिटिकल मैप है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि यूरोप महाद्वीप है। ये यहाँ पे एक आप लोग को डॉट डॉट लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन, ये है यूराल पर्वत। इसको बोलते हैं, ये कैस्पियन सागर से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो अगर बात करें ये क्या है, ये पूरा यूराल पर्वत है। एक सेकंड बना दे। ये यूराल पर्वत के द्वारा ही यूरोप महाद्वीप जो है वो अलग है। अब हम ये जो यूराल पर्वत हो गया, इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पे इधर जो है ये जो नीले कलर का जो ये सब जो ब्लू कलर है, ये सब पानी है और ये पूरा कंटिनेंट है। तो अभी बताएंगे। तो ये उत्तरी ध्रुव के कारण यहाँ पे बर्फीला क्षेत्र ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो क्षेत्र है इधर का, ये पूरा यहाँ से लेके ये, इसको हम बोलते हैं यहाँ से लेके, एक सेकंड हम बना दें इसे इसके से, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं नॉर्वे। ये क्या है पहले बना दें। ये पूरा इतना जो है ये है नॉर्वे। ये एक सेकंड, ये क्या हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं, ये है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी जो है यहीं पे पास ही में है, ओस्लो। फिर इसके बाद में इधर जब आएंगे, नॉर्वे के जस्ट बगल में ये जो देश है इसे हम बोलते हैं स्वीडन। क्या बोलेंगे, ये लिखा हुआ है, तो ये स्वीडन है। तो ये पूरा इतना क्षेत्र जो हो गया ये हो जाएगा क्या, स्वीडन। अब हम लोग स्वीडन के बाद में इधर देखते हैं, तो यहाँ पे जो ये इतना पूरा देश है उसे हम बोलते हैं फिनलैंड। क्या हो जाएगा, ये है फिनलैंड। ये फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड के बाद में यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे एक छोटा सा ये देश है, इसे हम बोलते हैं एस्टोनिया। क्या बोलते हैं, एस्टोनिया। आप लोग लिख लेंगे एस्टोनिया, ये हो जाएगा। एस्टोनिया के नीचे आएंगे तो ये जो देश है इसे हम बोलते हैं लाटविया। क्या बोलेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, लाटविया। तो ये लाटविया हो जाएगा। लाटविया के थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे एक देश है, उसे हम बोलते हैं लिथुआनिया। क्या बोलेंगे, लिथुआनिया। हम थोड़ा थोड़ा करके लिखे दे रहे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। लिथुआनिया के बाद में यहाँ एक छोटा सा देश है, अगर नीचे आएंगे तो यहीं पे एक देश आता है। अगर तो ये देश जो है ये रूस का आता है, इसका नाम है कालीनिनग्राड। क्या नाम है, कालीनिनग्राड। तो ये वाला क्षेत्र जो होता है ये छोटा सा, ये इतना, ये, तो इसको हम बोलते हैं कालीनिनग्राड। फिर इसके बाद में यहाँ एक छोटा सा जो है ये पूरा देश है, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं बेलारूस। क्या बोलेंगे, इसे बेलारूस कहते हैं। ये बेलारूस हो गया। बेलारूस के बाद में ये जो ये वाला पूरा क्षेत्र है, इधर देख लीजिए, ये वाला, ये इतना पूरा, इसे हम बोलते हैं यूक्रेन। क्या बोलेंगे, इसे यूक्रेन। ये यूक्रेन हो जाएगा। फिर इसके नीचे
यहाँ यूक्रेन के नीचे आएंगे तो ये एक छोटा सा देश ये जो दिख रहा है ये है मालडोवा। क्या है? मालडोवा। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे अगर लिखना चाहेंगे। मालडोवा के नीचे अगर हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र इसे हम बोलते हैं रोमानिया। क्या बोलेंगे? रोमानिया। ये हो जाएगा रोमानिया। रोमानिया के नीचे आएंगे ये वाला, यहाँ पे देख लीजिए। रोमानिया के बाद में यहाँ पे एक देश है जिसे हम बोलते हैं बुल्गारिया। क्या बोलेंगे? ये जो है ये है बुल्गारिया। बुल्गारिया के बाद में यहाँ पे आप जब यहाँ पे आए ये वाला क्षेत्र जो है ये है तुर्की। इसे मतलब ये तुर्की का क्षेत्र है। ये जो है ये है तुर्की। तो ये हो गया तुर्की। सबसे पहले आप मैप भरना देख लीजिए, तब इसके बाद में पढ़ाते हैं। फिर इसके बाद में ये वाला क्षेत्र जो है इसे हम बोलते हैं ग्रीस। क्या बोलेंगे? ग्रीस। ग्रीस की राजधानी यहीं पे है एथेंस। जो है ग्रीस की राजधानी यहाँ पे ही ये देख रहे होंगे ये एथेंस है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया कि ये लिथुआनिया है। लिथुआनिया के नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहीं पे पड़ता है ये जो ये वाला है इसे हम बोलते हैं पोलैंड। क्या बोलेंगे? ये है पोलैंड। ये पूरा इतना क्षेत्र जो हो गया ये पोलैंड हो गया। पोलैंड की राजधानी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या है। फिर पोलैंड के नीचे अगर यहाँ पे ये वाला जो देश इतना ये पूरा देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं स्लोवाविया। क्या बोलेंगे? स्लोवाविया। ये स्लोवाविया आप लोग लिख लेंगे। ये हो जाएगा स्लोवाविया। इसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा मतलब देश है ये वाला देखे होंगे ये, इसे हम बोलते हैं हंगरी। हंगरी ये वाला हंगरी हो जाएगा। और हंगरी की राजधानी यहाँ पे आती है जिसे हम कहते हैं बुडापेस्ट। क्या कहते हैं? बुडापेस्ट। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे आएंगे ये वाला, तो ये इसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रिया। ध्यान रखना ऑस्ट्रिया नाम है, ऑस्ट्रेलिया मत कहना। ये एक आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, तो आई थिंक कि ये ऑस्ट्रिया के ही निवासी थे। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे यहाँ पे तो ये इसे हम बोलते हैं प्राग या फिर इसे हम चेक गणराज्य बोलते हैं। मतलब जो है इसे क्या बोलेंगे? चेक गणराज्य। ये चेक गणराज्य। ठीक। चेक गणराज्य के बाद में ये वाला जो देश दिख रहा है इसे हम बोलते हैं जर्मनी। क्या बोलेंगे? जर्मनी। ये हो जाएगा जर्मनी। अब जर्मनी के बाद में यहाँ पे आएंगे ये वाला, ये जो देश है इसे हम बोलते हैं नीदरलैंड। ये जो इतना पूरा देश दिख रहा है यहाँ से लेके ये इतना पूरा देख लीजिए, ये इसे हम बोलते हैं नीदरलैंड। क्या बोलेंगे? नीदरलैंड। नीदरलैंड के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसे हम बोलते हैं ब्रुसेल्स। क्या कहते हैं? ब्रुसेल्स। यहाँ पे लिख लीजिए, ये है ब्रुसेल्स। ठीक, ब्रुसेल्स हो जाएगा। ब्रुसेल्स के नीचे अगर आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे एक मतलब एक देश है जिसे हम बोलते हैं अगर बात करें तो ये छोटा सा, तो ये है लग्जमबर्ग। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये लग्जमबर्ग हो जाएगा। तो ये लग्जमबर्ग हो जाएगा। फिर लग्जमबर्ग के बाद में ये जो देश दिख रहा है इसे हम बोलते हैं फ्रांस। ये है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी जो है यहाँ पे आता है, इसे हम बोलते हैं पेरिस। फिर इसके बाद में ये वाला जो देश दिख रहा है इसे हम बोलते हैं स्पेन। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं स्पेन। स्पेन की राजधानी की बात करें तो वो है मैड्रिड। यहीं पे आती है मैड्रिड। फिर इसके बाद में ये वाला जो देश है यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला देश इधर वाला इसे हम बोलते हैं पुर्तगाल। क्या बोलते हैं? पुर्तगाल। वास्को डिगामा आया था 1498 ईस्वी में, तो ये यहीं से आया था। ये एक पुर्तगाली था। ये है पुर्तगाल। ठीक। पुर्तगाल के बाद में देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा बचता है। तो यहाँ पे ये नीचे वाला देख लीजिए, ये है, इसे हम बोलते हैं ये है इटली। इटली हो जाएगा। इटली हो जाएगी। फिर इसके बाद में इटली के थोड़ा सा नीचे आएंगे यहीं पे, तो यहाँ पे एक अगर बात करें कि यहाँ पे भी बताएंगे छोटे छोटे से मतलब वो है, क्या नाम है, द्वीप हैं, वो भी हम बता देंगे। तो अब हम इसके बाद में देखते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। तो देखते हैं।
तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आप लोग देखेंगे कि जो यूरोप कंटिनेंट है, ये इसके जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो लगभग चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, अगर हम बात करें, हमने बताया कि ये जो यहाँ से ये चीज़ जो लाइन आई है, इसे हम बोलते हैं जो है यूराल पर्वत, क्योंकि यूराल पर्वत ही जो है ये दो मतलब जो द्वीप मतलब महाद्वीप हैं उसे अलग करता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत ये रूस में है। रूस में तो है, लेकिन यूराल पर्वत के पूर्व में जो है एशिया है। हमने आप लोग को बताया था कि जैसे कि अगर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो जैसे कि ये हो जाएगा, तो इधर जो है ये उत्तर हो गया, और ये हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा जो है दक्षिण, और ये है पश्चिम। तो अगर हम बात करें कि जो ये यूराल पर्वत ये यहाँ से लेके ये आया है, ये एक सेकंड, ये यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत के पूर्व में जो है एशिया है। यूराल पर्वत के पूर्व में ये पूर्व है, तो यूराल पर्वत के इधर साइड में इधर जो है ये एशिया है। और यूराल पर्वत के पश्चिम में जो है, पश्चिम में ये यहाँ से इधर पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि इधर देखिए पश्चिम है, तो ये पश्चिम में यहाँ जो है, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पुर्तगाल तक, तो ये जो है यूरोप है। तो हमने क्या बताया आप लोग को कि जो ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत जो है ये रूस का मतलब रूस में आता है, लेकिन इसके जो है पूरब में, अगर पूर्व में मतलब इधर पश्चिम में देखा जाए, तो ये पुर्तगाल तक जो ये यूरोप आता है, और उधर साइड में जो है वो क्या है, मतलब जो पूर्व में एशिया है, और पश्चिम में पूरा पुर्तगाल तक जो है ये क्या है, ये मतलब यूरो महाद्वीप पूरा है। तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो रूस है, रूस जो है उधर साइड में, मतलब जो यूराल पर्वत के जो मतलब पूर्व में रूस आता है, तो रूस एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, क्योंकि रूस का कुछ पार्ट जो है ये इसमें भी आ जाता है, यूरोप महाद्वीप। तो इसलिए जो है रूस यूरोप में भी आता है और एशिया महाद्वीप में भी आता है। अब हम बात करते हैं जो ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के पूर्व में जो रूस है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। जो ये यूराल पर्वत है, इसके जो पूर्व में उधर साइड में, मतलब ये यूराल पर्वत यहाँ से लेके पूरा इतना है, इसके पूर्व में जो है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। अब साइबेरिया एशिया के अंतर्गत आता है, एशिया के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इसके बाद में रूस की राजधानी यहाँ पे है, जिसे हम कहते हैं मास्को। मास्को की बात करें तो ये कहाँ पे आएगा, देख लीजिए। तो हमने बताया कि इसकी राजधानी जो है मतलब रूस की यहाँ पे आ जाएगी, ये मास्को। तो ये मास्को हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जो रूस की राजधानी मास्को है, ये यूरोप में आती है। आप लोग देख ही रहेंगे कि जो है यूराल पर्वत के जो पूर्व में है रूस है, और रूस की राजधानी जो मास्को है, मास्को देखिए ये मतलब यूरोप महाद्वीप में आती है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद में, लाइट चली गई है। तो हमने बताया कि जो रूस की राजधानी है वो मास्को, मतलब रूस की राजधानी जो है ये मास्को जो है यूरोप कंटिनेंट में आती है। तो ये हो जाएगा। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि जो यूरोप और एशिया, जब जो मतलब इधर का यूरोप हो गया और उधर एशिया, तो यूरोप और एशिया अलग अलग भूखंड नहीं है, बल्कि एक ही भूखंड है, मतलब एक ही भूखंड है। एक काल्पनिक रेखा द्वारा जो है यूरोप और एशिया को जो है अलग कर दिया गया है। अब हम अगर देखें तो एशिया को मतलब जो मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब नदी या समुद्र के द्वारा अलग अलग हों, ये यूराल पर्वत के द्वारा या काल्पनिक रेखा के द्वारा जो है दोनों महाद्वीपों मतलब एशिया और मतलब यूरोप को अलग कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि यूराल पर्वत जो है ये कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, इधर देखिए ये जो यूराल पर्वत है ये जो है ये है कैस्पियन सागर। कौन सा, कैस्पियन, ये कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत यहाँ से आता है, और ये पूरा ये है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर, फिर इसके बाद में कैस्पियन के सागर के बाद में ये जो लाइन यहाँ देख रहे हैं ये, फिर यहाँ पे आता है, इसे हम बोलते हैं काला सागर। कौन सा सागर बोलते हैं, ये बोलते हैं काला सागर, काला सागर। और फिर भूमध्य सागर, जब यहाँ से आएंगे तो ये पूरा जो ब्लू वाला है ये देख लीजिए आप लोग, ये पूरा ब्लू, ये है भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर हो जाएगा पूरा। तो यूराल पर्वत यहाँ से आया,
फिर इसके बाद में यहाँ पे आया कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बाद में यहाँ पे आता है काला सागर, और काला सागर के बाद में यहाँ से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो ये इतना पूरा हो गया यूरोप कंटिनेंट। तो फिर से देख लीजिए, यूराल पर्वत जो है ये कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, इन चारों जो है अभौतिक जो अप्राकृतिक वस्तुओं से होकर जो लाइन गुजरती है वो यूरोप को एशिया से अलग करती है। तो ये मैंने बता दिया। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि यूरोप को हम यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। जो ये यूरोप है इसे हम क्या कहते हैं, यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब यूरोप और एशिया मिल जाते हैं तब उसे हम कहते हैं यूरेशिया। क्या कहेंगे? जब यहाँ पे लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो, यहाँ पे जब यूरोप और एशिया मिल जाएंगे तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूरेशिया। इधर ये पूरा यूरोप हो गया, उधर एशिया। तो यूरोप और एशिया को जब मिला दिया जाता है तब उसे हम कहते हैं यूरेशिया। यूरोप और एशिया को मिलाकर जो भूखंड बनता है उसे हम क्या कहेंगे, यूरेशिया। इसलिए हम यूरोप को यूरेशिया प्रायद्वीप भी कहते हैं। जो यूरोप है इसे हम यूरेशिया प्रायद्वीप भी कहते हैं। पहली बात ध्यान रखिए कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप जो होता है जब तीनों ओर से जल से घिरा होता है, तो इसलिए यूरोप प्रायद्वीप इसलिए कहेंगे क्योंकि जो है तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। क्योंकि देखिए उत्तर में जो यूरोप है, यूरोप के उत्तर में ये मैंने जो दिशा बनाया है, तो उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, तो यूरोप के उत्तर में अगर देखेंगे तो उधर जो है वो आर्कटिक सागर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने सागर पढ़ाया था। तो ये पूरा इधर का आर्कटिक सागर है। यहाँ पे देख लीजिए एक सेकेंड, ऊपर देखेंगे तो ये जो मतलब पानी भरा हुआ है इसे हम बोलते हैं आर्कटिक सागर। और पश्चिम में अगर बात करें, पश्चिम में इधर अटलांटिक महासागर है और फिर दक्षिण में इधर भूमध्य सागर है। तो हमने बताया कि ऊपर जो है उत्तर में आर्कटिक महासागर और पश्चिम में अटलांटिक, और जो है अगर दक्षिण में बात करें तो भूमध्य सागर। तो जो यूरोप प्रायद्वीप है इसके तीनों तरफ जो है वो जल भरा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जो है यूरोप प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए कि इन तीनों से यूरोप जल जो इन तीनों से यूरोप जो है वो जल से घिरा होने के कारण हम इसे क्या कहेंगे, यूरेशिया का प्रायद्वीप। मैंने बताया कि जब यूरोप और एशिया मिलता है तो उसे हम यूरेशिया कहते हैं। और यूरेशिया जो है इसे हम क्या कहते हैं, मैंने क्या बताया था, यूरेशिया का प्रायद्वीप। इसलिए क्योंकि इसके तीनों तरफ जो है जल घिरा हुआ है। ऊपर जो है उत्तर की तरफ देखेंगे तो आर्कटिक महासागर, और पश्चिम में देखेंगे तो इधर है अटलांटिक महासागर, और दक्षिण में देखेंगे तो ये भूमध्य सागर। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मतलब यूरेशिया प्रायद्वीप कहते हैं। या फिर इसे क्या कहेंगे, यूरोप मतलब जो है यूरोप मतलब यूरेशिया का प्रायद्वीप कहलाता है। ये इसका इतना हो जाएगा। अब देखते हैं कि यूरोप को प्रायद्वीपों का जो प्रायद्वीप भी कहते हैं। यूरोप स्वयं भी एक प्रायद्वीप की तरह नज़र भी आता है। देखने से भी आप लोग को लग रहा है कि तीनों तरफ से पानी भरा हुआ है, तो देखने से भी लगता है और मतलब इस तरह पढ़ेंगे भी। अब हम देखते हैं कि यूरोप का कई हिस्सा जल से घिरा है। देखिए चारों तरफ पानी ही भरा है, तो इसलिए यूरोप का कई हिस्सा जो है वो जल से घिरा है। इसलिए यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए पश्चिम में जो है वो आइबेरियन सागर मतलब आइबेरियन प्रायद्वीप भी कह सकते हैं। तो उसे तो पश्चिम में जो है ये इधर साइड में तो ये अरेबियन प्रायद्वीप हो जाएगा। और उत्तर में जो है उत्तर साइड में इसे हम कहते हैं जूटलैंड प्रायद्वीप। और सबसे उत्तर में अगर देखेंगे तो ये पूरा जब मिला दिया जाएगा तो उसे हम कहेंगे स्कैंडिनेवियन का प्रायद्वीप। अभी हम एक एक करके बताते हैं। फिर ये इधर का पूरा हो जाएगा, इसे हम कहते हैं स्कैंडिनियन मतलब स्कैंडिनेवियन का प्रायद्वीप, ये हो जाएगा। अब हम इसके बाद में जो ये पूरा इधर ऊपर वाला है स्कैंडिनेविया जो है इसके पूर्व में यहाँ पे एक कोला प्रायद्वीप है, इसको हम बताएंगे अभी। तो ये कोला प्रायद्वीप हो जाएगा। फिर कोला प्रायद्वीप जो है ये जो है रूस में है, ये अभी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो हमने बताया कि उत्तर में जूटलैंड प्रायद्वीप देख लीजिए। ये जो हमने बताया था डेनमार्क, हमने ये भी बताया था कि जो मतलब जो डेनमार्क है ये यहीं पे है, जूटलैंड प्रायद्वीप इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद में सबसे उत्तर में देखेंगे तो यहीं पे जो हमने बताया था कि कोला प्रायद्वीप की जो लोकेशन है वो यहाँ पे आएगा, ये देख लीजिए, इसे हम कहते हैं कोला प्रायद्वीप। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि कोला प्रायद्वीप जो है ये मतलब ये रूस में है और रूस की राजधानी मैंने बताया था मास्को जो है
मॉस्को ये यहाँ पे मैंने बता दिया। फिर इसका जो मतलब पश्चिमोत्तर सिरा जो मतलब होता है उसे हम क्या कहेंगे, कोला प्रायद्वीप कह देते हैं। और फिर इसके बाद में देखते हैं कि आइबेरिया का प्रायद्वीप क्या है, तो उसे भी देख लीजिए। आइबेरिया का जो प्रायद्वीप है में 2 देश आते हैं, एक तो आता है पुर्तगाल और दूसरा आता है स्पेन। ये पुर्तगाल और स्पेन देख लीजिए। तो इसे हम दोनों को मिलाकर कहते हैं आइबेरिया का प्रायद्वीप कहते हैं। इसमें कौन से 2 देश आता है, क्वेश्चन पूछता है कि आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन से 2 देश आते हैं, तो वो पुर्तगाल और स्पेन आता है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जूटलैंड प्रायद्वीप क्या है, तो जूटलैंड प्रायद्वीप देख लेते हैं। तो ये जो है डेनमार्क पर बसा हुआ है। मैंने बताया कि ये जो पूरा यहाँ से इतना ये पूरा पार्ट है, इसे हम कहते हैं जूटलैंड। मतलब ये डेनमार्क है, लेकिन डेनमार्क पर जो है ये जूटलैंड प्रायद्वीप पर जो है डेनमार्क बसा हुआ है। फिर इसके बाद में स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप जो है उसको देख लेते हैं। इस पर 3 देश बसे हुए हैं। ऊपर देख लीजिए, एक सेकंड, ये जो ऊपर का प्रायद्वीप देख रहे हैं, ये जो है इस पर 3 देश आते हैं। मतलब अगर प्रश्न आता है इस तरह कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर कौन से 3 देश बसे हैं, तो एक पहला हो जाएगा नॉर्वे, फिर स्वीडन और फिर तीसरा है फिनलैंड। तो इन तीनों को मिला के हम इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मैंने बताया था जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है, तो ये हो जाएगा। तो अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि लेकिन अगर बात किया जाए कि 5 देशों को, अगर 5 देश देखा जाए, एक नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और फिर इधर ये डेनमार्क ले लें, डेनमार्क और आइसलैंड ये जो यहाँ पे मतलब उत्तरी ध्रुव के किनारे एकदम स्थित है, इसे हम बोलते हैं आइसलैंड। हमने क्या बताया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये डेनमार्क और जो है ये आइसलैंड, इन 5 को अगर मिलाएं तो इसे हम कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियाई देश। तो ये हो जाएगा स्कैंडिनेवियन देश हो गए, इसमें 5 देश आते हैं। तो अब हम इसके बाद में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो आइसलैंड दूर, ये देखने में तो यहाँ दूर लगता है, लेकिन मतलब आइसलैंड दूर है, तब भी इसे हम क्या कहेंगे, स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल कर लिया जाता है। मतलब ये दूर है, फिर भी इसको हम क्या कहते हैं, मतलब इन देशों में जो है शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो प्रजातीय रूप से अगर देखा जाए तो वो एक ही हैं, इसलिए जो है इसको इसमें शामिल कर लिया जाता है। फिर अगर बात करें उत्तरी ध्रुव, मतलब ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव के पास में आर्कटिक महासागर, ये मैंने ब्लू जो दिखाया है ये आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक महासागर में जो है यहाँ पे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर इसको यहाँ से गुजार दीजिए ये, तो इसको हम कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी मतलब 66.5 डिग्री अक्षांश से गुजरता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि मतलब आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आर्कटिक वृत्त, ये जो आर्कटिक वृत्त मैंने वृत्त बनाया है ये किन किन देशों से होकर गुजरता है, तो ये देखो नॉर्वे हो जाएगा, स्वीडन और ये फिनलैंड के बाद मैंने बताया था जो है कोला प्रायद्वीप, ये मैंने बताया था यहाँ पे कोला प्रायद्वीप या फिर रूस कह सकते हैं, ये चारों प्रायद्वीप से होकर जो है गुजरता है। ये जो है मैंने बताया कि यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन और जो है कोला प्रायद्वीप, फिनलैंड से होकर जो है ये आर्कटिक वृत्त जो है वो गुजरता है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि जो आर्कटिक वृत्त गया है इसके सबसे समीप स्थित राजधानी का नाम क्या है, तो हाँ ये एक मैंने बताया यहाँ पे आइसलैंड की राजधानी एक यहाँ पे आती है, उसे हम कहते हैं रेक्याविक। क्या कहते हैं, यहीं पे आप लोग देख लेंगे, उसे हम कहते हैं रेक्याविक। तो आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक जो है वो ऐसी राजधानी है जो आर्कटिक वृत्त है इसके सबसे समीप जो है स्थित राजधानी है। देखने में तो लगता है कि इन मतलब जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मतलब इनकी राजधानियाँ इस पे स्थित होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं कि जो आर्कटिक वृत्त है, ये जो आर्कटिक जो वृत्त है ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से जरूर गुजरता है, लेकिन मैंने बताया कि मतलब ऐसा नहीं है। तो फिर इसके बाद में देखते हैं कि जो नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगी और स्वीडन की राजधानी जो है उसे हम स्टॉकहोम कहते हैं। फिनलैंड की राजधानी जो है वो क्या हो जाएगी, वो हेलसिंकी हो जाएगी। फिर इसके बाद में देखते हैं कि जो फिर इसके बाद में आगे देखते हैं, तो मैंने बताया कि जो
स्कैंडिनेविया 3 ओर से जल से घिरा है। आर्कटिक सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, ये यहाँ पे जो ये जल वाला है इसे हम कहते हैं बाल्टिक सागर। तथा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की राजधानियाँ बाल्टिक सागर के तट पर हैं। मतलब तट से मतलब अगर देखा जाए तट पर हैं, लेकिन ये जो आर्कटिक वृत्त है इससे दूर है। ये जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इसकी राजधानियाँ जो है ये बाल्टिक सागर के तट पर है, लेकिन जो मतलब ये आर्कटिक वृत्त गया है ये यहाँ से इसके मतलब इससे दूर है। फिर आर्कटिक वृत्त के समीप मैंने बता दिया सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आर्कटिक वृत्त के समीप स्थित जो राजधानी रेक्याबिक है यहाँ पे आइसलैंड की, ये सबसे समीप है आर्कटिक वृत्त के। फिर पूरे दुनिया की सबसे उत्तरी अगर राजधानी देखा जाए, विश्व में अगर पूरा देखा जाए कि पूरे दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी जो है वो कौन सी हो जाएगी? रेक्याबिक। मतलब किसकी राजधानी? आइसलैंड की, अर्थात उत्तरी ध्रुव की सबसे समीप राजधानी, क्योंकि ऊपर उत्तरी ध्रुव है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि अगर देखा जाए कि जो उत्तरी ध्रुव है मतलब इधर ये वाला जो है ये उत्तरी ध्रुव वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, वहाँ पर सूर्य की पर्याप्त मात्रा जो है नहीं पड़ती हैं, तो इसलिए ये जो है हिमाच्छादित जो क्षेत्र होता है मतलब बर्फ़ से ढका हुआ होता है, तो ये हो जाएगा। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि फिर अगर देखा जाए यहाँ पे कि जो मैंने बताया था कि जो ये फिनलैंड है, ये फिनलैंड के अगर बात करें पूर्व में, इधर साइड में पूर्व में जो है रूस का हिस्सा, मैंने बताया था ये कोला प्रायद्वीप के बारे में बताया था, तो फिनलैंड के पूर्व में मतलब इधर साइड में, इधर में जो है ये रूस का हिस्सा है। और फिर सागर की ओर जो निकला हुआ है इसे मैंने बताया ये जो यहाँ से ये पूरा इतना जो है ये कोला प्रायद्वीप है और कोला प्रायद्वीप कहते हैं। तो जो कोला प्रायद्वीप ये रूस का हिस्सा है और कोला प्रायद्वीप पर एक बंदरगाह है यहीं पे, जिसे हम कहते हैं जो है मुर्मुस्क बंदरगाह। यहाँ पे जो है होता है, क्या होता है यहाँ पे, यहीं पे देख लीजिए जो ये कोला प्रायद्वीप है यहीं पे ये वाला, इसे हम कह देंगे मुर्मुस्क बंदरगाह। यहाँ पे लिख लीजिए मुर्मुस्क बंदरगाह। तो यहीं पे कोला प्रायद्वीप पे ही एक मुर्मुस्क बंदरगाह है, जहाँ पर जो है यूरोपीय देशों का जो जहाज़ों के द्वारा इस बंदरगाह पर जो है मतलब बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आर्कटिक महासागर के तट पर स्थित है, जो कोला प्रायद्वीप पर मतलब स्थित रूस का एक बंदरगाह है। ये जो बंदरगाह है ये रूस का बंदरगाह है। फिर अगर बात करें जो ये कोला प्रायद्वीप है ये उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल पास में है और उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश नहीं पड़ता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि नहीं पड़ता है, जिसके चलते पूरा क्षेत्र जो है ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र हो जाता है यहाँ पे। और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कोला प्रायद्वीप और रूस का उत्तरी हिस्सा, ये सब एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे बर्फबारी हुआ करती है। तो मुर्मुस्क बंदरगाह ये हिमाच्छादित होने के कारण या ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र के बावजूद साल भर ये खुला रहता है। मतलब यहाँ पे साल भर व्यापार जो होता है वो चलता रहता है। अर्थात यहाँ पर जो है मतलब अगर बात किया जाए यहाँ पर साल भर व्यापार संभव हो पाता है। यहाँ पर जो है बर्फ़ नहीं जम पाता है। स्थल खंड जो यहाँ पे होते हैं, ज़मीन जो होते हैं मतलब जो खुले होते हैं, यहाँ पे व्यापार हुआ करता है। ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे प्रकाश जो है नहीं होने के कारण यह जो होता है ये बर्फ़ से ढका रहता है, लेकिन ये मुर्मुस्क बंदरगाह के कारण ये जो पूरा व्यापार का एरिया जो होता है वो खुला रहता है। मुर्मुस्क बंदरगाह में जो बर्फ़ का जमाव इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर मैंने बताया था कि यहाँ से एक मतलब गर्म जलधारा निकलती है। मैंने 2 गर्म जलधाराओं के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की है। अगर मतलब आप लोग चाहते हैं तो हम मतलब ठंडी जलधारा और जो गर्म जलधाराओं के बारे में बता देंगे। तो ये देखिए कि जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो बारिश का मतलब या फिर कह सकते हैं इसका कारण बनती हैं। तो गर्म जलधारा यहाँ से उत्तरी अटलांटिक महासागर से जो गर्म जलधारा आती है, तो ये कोला प्रायद्वीप यहाँ पर जब समीप पहुँचती है तब उस जो गर्म जलधारा के कारण जो कोला प्रायद्वीप के पास का जो समुद्र है, समुद्र बर्फ़ के रूप में ना होकर जल के रूप में यहाँ पे हो जाता है, जिससे ये बंदरगाह साल भर खुला होता है और साल भर यहाँ पे व्यापार जो होता है वो संभव हो पाता है। अब हम देखते हैं कि जो मुर्मुस्क बंदरगाह जो आर्कटिक महासागर के तट पर जो रूस में स्थित है, तो यूरोप की जो ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप की सबसे उत्तरी राजधानी तथा विश्व की सबसे जो ये वाली आइसलैंड है इसकी राजधानी रेक्याबिक जो है। फिर इसके बाद में देखते हैं जो यूरोप की सबसे
अब फिर इसके बाद में मैंने बता दिया कि जो मुर्मुस्क बंदरगाह के कारण मतलब यहाँ पे व्यापार संभव हो पाता है, मतलब साल भर खुला रहता है। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी, मैंने बताया था कि ऊपर जो हो जाएगा उत्तर, इधर दक्षिण और इधर हो जाएगा पूर्व, इधर पश्चिम। तो सबसे पश्चिम में देखिए कौन सा देश आता है, तो पश्चिम में यहाँ पे आता है पुर्तगाल। तो अगर प्रश्न आए कि यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी, तो पुर्तगाल हो जाएगा। तो पुर्तगाल देश है तो इसकी राजधानी लिस्बन होती है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। तो इसलिए जो पश्चिमी राजधानी है, यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हो जाएगी। तथा यूरोप की सबसे पूर्वी राजधानी, पूर्वी मैंने बताया था ये हो जाएगी मास्को। तो ये मास्को सबसे पूर्वी राजधानी और पश्चिमी सबसे राजधानी किसकी, पुर्तगाल की राजधानी जो होते हैं लिस्बन, ये हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो यूरोप है, यूरोप के कई छोटे छोटे देश जैसे तट पर बसे हुए हैं, लेकिन अधिकतर देशों की राजधानी भूमध्य सागर के, ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ पे देखिए, ये भूमध्य सागर हो गया। तो भूमध्य सागर के तट पर नहीं है। जैसे पुर्तगाल की राजधानी मैंने बताया, पुर्तगाल की राजधानी यहीं पे लिस्बन है, ये भूमध्य सागर के तट पर नहीं है। स्पेन की राजधानी, ये स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है यहाँ पे, ये भूमध्य सागर के तट पर नहीं है। फ्रांस की राजधानी, स्पेन जो है फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस की राजधानी ये यहाँ पड़ेगी। तो ये भी जो भूमध्य सागर के तट पर नहीं है। और फिर ये जो है, ये कुछ लंबा लंबा जो देश है, इसे हम कहते हैं इटली। इटली की राजधानी जो रोम है, वो भी भूमध्य सागर के तट पर नहीं है। जबकि ऐसा देखने में लग रहा है कि जो जल है यहीं पर इसकी राजधानी है, तो ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यूरोप की एकमात्र राजधानी भूमध्य सागर के तट पर है, जो है ग्रीस की राजधानी। ये मैंने देश बताया था, ये है ग्रीस, और ग्रीस की राजधानी जो है यहाँ पे, ये है एथेंस। तो ये जो है एक मतलब अगर देखा जाए, यूरोप की एकमात्र राजधानी भूमध्य सागर के तट पर है, जो है ग्रीस की राजधानी एथेंस, ये हो जाएगा। फिर एक यूरोपीय देश जो द्वीप के रूप में है, वो भूमध्य सागर के बीचों बीच में बसा हुआ है, जिसका नाम क्या है, माल्टा। हमने बताया था कि यहीं पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये यहीं पे एक छोटा सा द्वीप आता है जिसे हम कहते हैं माल्टा। तो माल्टा की राजधानी यहाँ पे आती है, जो उसे कहते हैं वैलेटा। क्या कहते हैं, वैलेटा। तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो